रहे हैं स्वदेश न्यूज। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। देश भर में 19 विपक्षी पार्टियों ने केंद्र की बीजेपी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया है और ये विरोध प्रदर्शन अगले 11 दिनों तक यानी 30 सितंबर तक चलेगा। इसे लेकर फैसला बीते महीने बुलाई गई सोनिया गांधी की एक बैठक के दौरान लिया गया था। 20 अगस्त को वर्चुअल बैठक के दौरान विपक्षी पार्टियों के बीच इस बात पर सहमति बनी थी कि साल 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए एकता दिखानी होगी। इन पार्टियों के नेताओं ने केंद्र के सामने 11 मांगें रखी थी। बैठक के बाद संयुक्त बयान में यह बताया गया कि 20 से 30 सितंबर के बीच 19 विपक्षी पार्टियां देशव्यापी विरोध प्रदर्शन करेंगी। विपक्षी दल सरकार पेगासस मामले की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच कराने, तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने, महंगाई पर अंकुश लगाने और जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने पर मांग रहे हैं। विपक्ष की मांग ये भी है कि आयकर के दायरे से जो बाहर के सभी परिवार हैं उनको 7500 रुपए की मासिक मदद दी जाए। जरूरतमंदों को मुफ्त अनाज और रोजमर्रा की जरूरत की दूसरी चीजें मुहैया कराई जाएं। विपक्षी पार्टियां पेट्रोलियम उत्पादों, रसोई गैस, खाने के उपयोग में होने वाले तेल और दूसरी जरूरी वस्तुओं की कीमतों में कमी, एमएसपी की गारंटी, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों का निजीकरण बंद करने, श्रम संहिताओं को निरस्त करने और कामकाजी तबके के अधिकारों को बहाल करने की भी आवाज उठा रहा है। तो अब ये तमाम मांगें विपक्ष की दल की तरफ से की जा रही हैं और दरअसल इसको लेकर के प्री प्लान ये कार्यक्रम बनाया गया था। सोनिया गांधी ने जब एक बैठक की थी सभी विपक्षी दलों के साथ, उस समय इस तरह की योजना बनाई थी कि सरकार को किस तरह एक तरीके से घेरना है, एक चेन बना करके घेरना है। सभी पार्टियों को इसके लिए जिम्मेदारियां भी सौंपी गई थी। अब देखना ये होगा कि जिस तरह से ये पूरा प्लानिंग की गई है, ये प्लान कितना कामयाब रहेगा, विपक्ष को कितनी मजबूती मिलेगी, सरकार को कितना नुकसान होगा और क्या सरकार झुक पाएगी जो इस तमाम तरह की बातें और तमाम तरह के जो मुद्दे हैं जिनको लेकर विपक्ष सरकार को घेरना चाह रहा है। आज इसी विषय को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए, जॉय चौधरी साहब नेता बीजेपी से, अश्विनी जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे जल्द ही, प्रवक्ता कांग्रेस से हैं। बहुत बहुत स्वागत है मेहमानों का। जॉय चौधरी साहब, बीजेपी को घेरने के लिए योजना तैयार की जा रही है, विपक्षी एकता यहां पर देखने को मिलेगी। तमाम जो बातें जो अभी मैंने बताई कि क्या क्या मुद्दे रहेंगे, उन मुद्दों को लेकर के सरकार को घेरने का प्लान है। 30 तारीख तक ये पूरा इम्प्लीमेंटेशन इस कार्यक्रम को देना है। कितना असर सरकार पर पड़ेगा और जो विपक्ष की एकजुटता है वो कहीं ना कहीं एकजुट होगी, उनकी शक्ति बढ़ेगी, जो बीजेपी के लिए नुकसानदायक हो सकती है। जी, सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगा आपके माध्यम से कि चलो किसी बहाने तो विपक्ष एक हुआ। लास्ट 7 साल में तो विपक्ष दिख ही नहीं रहा, कहीं पे विपक्ष है दिख ही नहीं रहा कि विपक्ष भी है भी। और स्वस्थ लोकतंत्र के लिए विपक्ष का होना भी जरूरी है। लेकिन मैं बोलूंगा कि जिस मुद्दे पे सारी विपक्षियां पार्टी एक हुई है, पहली मीटिंग के बाद ही वो लोग आपस में एक दूसरे पे चिकरा फोड़ना चालू कर दिए हैं। तृणमूल कांग्रेस ऑलरेडी उनके ग्रुप से निकल चुकी है कि हम कांग्रेस के साथ में लग नहीं करेंगे इसका विरोध। तो देखिए, आस्ते आस्ते ये पहले एकजुट ही नहीं हो पाते हैं। इलाहाबाद ये जो इनका मुद्दा है, देखिए डोमेस्टिक गैस का जो प्राइस है, घरेलू गैस का जो प्राइस है, इससे कहीं हद तक बहुत ज्यादा थी यूपीए के टाइम में। उस समय तो कोई स्टेप नहीं लिया इन्होंने। आज बोल रहे हैं कि 7,500 रुपया जो आयकर के अवसर से बाहर हैं, जो आयकर नहीं देते हैं, जो इनकम टैक्स नहीं देते हैं, उन्हें देना चाहिए। आप ये देने के बदले क्यों नहीं बोलते हैं कि हाँ, यहाँ की युवाओं को इस तरह रोजगार में शामिल कर दिया जाए कि उन्हें ये खैरात देने की जरूरत ही नहीं पड़े, ये पैसा उन्हें देने की जरूरत ही नहीं पड़े। इस काबिल क्यों नहीं बनाएंगे? इस काबिल के लिए सरकार को क्यों नहीं बोलेंगे यहाँ कि हमारे पास ये प्रोग्राम है, आप इस सरकार यदि इस प्रोग्राम में जाती है तो हमारे युवाएं, हमारे युवतियां जितने पढ़े लिखे शिक्षित बेरोजगार बैठे हुए हैं, उनको नौकरी मिल जाएगी और ये सरकार की तरफ से पैसे देना नहीं पड़ेगा। तो इसमें आए ना, ये इलेक्शन आ रहा है, इन्हें भी कहीं हद तक जाना है तो जनता के बीच में। इस तरह की योजना आप लागू कीजिए ना, आपकी सरकार है अभी। देखिए, हम सरकार है और यहाँ तक ही आप देख रहे हैं कि कृषि से लेकर के, सुरक्षा से लेकर के, शिक्षा से लेकर के, अनुसंधान, रिसर्च एंड डेवलपमेंट से लेकर के हर जगह
मोदी गवर्नमेंट जो है अपना पूरा जोर जान लगाई हुई है। रोजगार को लेकर के आप बनाइए ना कोई प्रोग्राम। जब आप इस प्रोग्राम का विरोध कर रहे हैं कि चलिए जो बेरोजगार हैं या जो टैक्स के दायरे से बाहर हैं, अगर उन्हें कुछ मुआवजा नहीं देना है तो आप भी कुछ ऐसा प्लान तैयार कर दीजिए कि उसकी जरूरत ना पड़े, विपक्ष का मुद्दा ही खत्म हो जाए। तो प्लान ऑलरेडी लॉन्च करी है और लॉन्च नहीं करी, हमारी गवर्नमेंट तो ऑलरेडी प्लान करी है। जैसे आप देखोगे कि स्किल इंडिया में हम लोग जो बेरोजगार हैं उन्हें किस तरह खुद के पांव पे खड़ा हो सकें, किस तरह वो अपने आप पे खड़े रह सकें, वो उन्हें सिखाते हैं। ये जो आपके देखेंगे, जो आप मुद्रा लोन, हम छोटे छोटे व्यवसायी को बिना गारंटी पे लोन दे रहे हैं कि वो अपने पांव पे खड़ा होकर के कोई न कोई बिजनेस कर सके। सरकार पूरी हद तक कोशिश कर रही है, लेकिन कई हद तक विपक्षी पार्टियों को भी हो हल्ला नहीं मचा करके इस सरकार को सहयोग करना चाहिए और किस तरह सरकार की जो नीति निर्धारण है उसे आम जनता तक पहुंचे। आज कहीं न कहीं कांग्रेस के भी एमएलए हैं, कहीं न कहीं लेफ्ट के भी हैं, कहीं न कहीं तृणमूल के भी हैं, दूसरी विपक्षी पार्टियों का भी है, तो वो लोग भी सरकार की जो नीति है उन्हें ले जाकर के ऑन ग्राउंड तक ले जाए कि हाँ भाई आप लोग स्किल इंडिया में शामिल होइए, किस तरह अपने आप को स्किल करेंगे, लेबर करेंगे, स्किल करेंगे, कि आप लोग मुद्रा लोन लीजिए। आप देखोगे पश्चिम बंगाल मुद्रा लोन में सबसे आगे है। तो इस तरह हर राज्य यदि सरकार, हर राज्य के एमएलए एमपी यदि नीचे तबके तक सबको युवाओं को प्रोत्साहन देंगे कि हाँ भाई ठीक है, आप अपने पांव पे भी खड़े हो सकते हैं, सरकार की ये नीति है, सरकार आपके पास खड़ी है, तो इसके लिए कीजिए। लेकिन कहीं तो इसमें नहीं करके वो खाली जो है गवर्नमेंट के क्रिटिसाइज क्या कैसे क्रिटिसाइज करना है, इस मुद्दे पे गवर्नमेंट फेल हो गया, वो मुद्दे पे फेल हो गया। अरे भाई हर मुद्दे पे फेल हो गया तो जनता ने इसे क्यों चुना है? लेकिन बड़ी बात यह है कि और भी मुद्दे हैं, जैसे महंगाई का मुद्दा है, खास करके जो दैनिक उपयोग की चीज़ें हैं, जैसे खाने का तेल हुआ या तमाम तरह के गैस को लेकर बात हुई या डीजल पेट्रोल को लेकर के बात की जाए, तो इसकी जो महंगाई है इसको लेकर के पूर्व में जब महंगाई होती थी तो आपकी सरकार सड़कों पर आ जाती थी, लेकिन अब जिस तरह से महंगाई पिछले की महंगाई के मुकाबले भी ज़्यादा बढ़ गई है, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार इस पर कोई कमी करने की मूड में ही नहीं दिखाई देती। ये मुद्दा तो आपके लिए कहीं ना कहीं एक बड़ा आपके विरोध में साबित हो सकता है। देखिए, महंगाई से सब कोई जूझ रहे हैं, हम भी जूझ रहे हैं, हर जनता जूझ रही है महंगाई से। लेकिन समझना पड़ेगा सबको कि आज 2 साल में भारतवर्ष जो महामारी से झेला है, जिस महामारी से लड़ाई करके आज हर किसी को गवर्नमेंट जो है फ्री वैक्सीन मुहैया करा रही है, जिस तरह से हम लोग लड़ाई किए हैं, तो उसका जो प्रभाव है कुछ न कुछ तक तो प्रभाव पड़ेगा। और उसका ही प्रभाव है ये जितनी जो आज 2 साल से फैक्ट्रियां बंद है, 2 साल से आज मैंने कोई काम नहीं हो पा रहा है, देश में पूरा ठप है, इतनी महंगाई से देश जूझ रहा है, तो उसकी जो साइड इफेक्ट आप समझ सकते हो, इसकी जो कुछ न कुछ इफेक्ट जो है वो तो पड़ेगी आम जनता पे, और हर कोई इससे परेशान है। ये नहीं कि खाली कांग्रेस वाले या दूसरे विपक्षी पार्टी परेशान है, आम जनता परेशान है और सरकार इसके बारे में सोच रही है, कोई न कोई जरूर हल निकालेगी। चलिए, हमारे साथ राम पांडे जी जुड़ गए हैं कांग्रेस से। बहुत बहुत स्वागत है राम पांडे जी आपका। पांडे जी, कांग्रेस और जो तमाम विपक्षी दल हैं, जो पिछली बार सोनिया गांधी की एक बैठक हुई थी जिसमें सभी विपक्षी दल शामिल हुए थे और एक योजना तैयार की गई थी कि सरकार को किन किन मुद्दों पर और कैसे कैसे घेरना है, लगभग 30-31 तारीख तक एक रणनीति बनाई गई थी। उसी के तहत अब कांग्रेस भी आगे बढ़ रही है और तमाम दल भी लगातार अब सरकार को घेरने के मूड में आ गए हैं। क्या मतलब आप सोचते हैं कि इससे कितनी मजबूती विपक्ष को मिलेगी? और जैसा कि कहा जा रहा था कि कांग्रेस सभी विपक्षी दलों का नेतृत्व कर सकती है, तो उसकी नेतृत्व क्षमता में भी कितना सुधार हो सकता है? जी जी, सबसे पहले तो मैं बात ये करूंगा, हम कोरोना काल की बात करते ही नहीं है, हम कोरोना के पहले आ जाते हैं। ठीक है, कोरोना की बात ही नहीं कर रहे हम। क्या कोरोना काल जब शुरू हुआ था उसके पहले महंगाई नहीं थी? क्या उसके पहले भी महंगाई थी? 2 करोड़ रोजगार जो इन्होंने बोला था हर साल देंगे, क्या वो कोरोना के पहले 2 करोड़ हर साल दे दिए थे इन्होंने कहा था हम काला धन लाएंगे, 15-15 लाख सबके खाते में जमा होंगे। क्या कोरोना काल के पहले वो 15-15 लाख सबके खाते में जमा हो गए थे? इन्होंने कहा था कि हम 30 रुपए में पेट्रोल देंगे और 35 डीजल देंगे। कोरोना काल के पहले क्या इन्होंने 30-35 रुपए में पेट्रोल डीजल कर दिया था? इन्होंने कहा था हम 100 नई स्मार्ट सिटी बनाएंगे, पुरानी स्मार्ट सिटियों पर भी फिर इन्होंने काम करना शुरू किया कि नहीं हम पुरानी कोई कुछ नया करेंगे। क्या कोरोना काल के पहले 100 स्मार्ट सिटी बन गई थी?
क्या कोरोना काल के पहले बुलेट ट्रेन चल गई थी? क्या कोरोना काल के पहले किसानों की आमदनी डबल हो गई थी? तो ये केवल नाटक नौटंकी, कोरोना, कभी राष्ट्रवाद, कभी पाकिस्तान, कभी आर्मी, कहीं ना कहीं ये अपने मुंह छुपाने का प्रयास करते हैं। ये जुमलेबाज लोग हैं, हर जगह नाटंकी, हर जगह पाखंडपन, हर जगह झूठ बोलना। अब कोरोना की आड़ में ये छुपना चाह रहे हैं। कोरोना के पहले ही जीडीपी हमारी 3 साढ़े 3 रह गई थी, तो ये कोरोना के बाद तो वो -24 चली गई, वो एक अलग बात है। लेकिन जीडीपी हमारी कोरोना काल के पहले ही जा रही थी। नोटबंदी कब हुई थी? क्या कोरोना काल में हुई थी? नोटबंदी ने देश को तबाह कर दिया। 6 महीने लॉकडाउन लगा रहा नोटबंदी में, 6 महीने में पूरा देश का व्यापार ठप रहा। हमारे नेता राहुल गांधी ने कहा था कि नोटबंदी देश को बर्बाद कर देगी, जितने भी छोटे व्यापारी हैं उनको खत्म कर देगी। तो नोटबंदी में ही हमारा देश खत्म हो गया था। जीएसटी कोरोना काल के पहले लगी थी, 28% आपने जीएसटी कर दिया। आम आदमी की बाइंग कैपेसिटी खत्म हो गई। जब आम आदमी की बाइंग कैपेसिटी खत्म हो गई तो प्रोडक्शन था वो कम करना पड़ा। जब प्रोडक्शन कम हुआ तो लोगों को नौकरियों से बाहर करना पड़ा। लोगों को नौकरियों से बाहर किया तो बेरोजगार हो गए, पकौड़े की दुकान चलने लगे। आज पिछले 5-6 साल में 25-26 लाख लोग पकौड़ा, पंचर और चाय की दुकान कर रहे हैं। मतलब वहां भी कंपटीशन बढ़ा दिया। ये पकोड़े वाला था तो वहां 25 पकोड़े वाले हो गए, जिसकी आमदनी सब में बढ़ गई। आज पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी चले जाओ, खोमचे वाले, गली वाले, ये छोटे छोटे दुकानदार आप मिलेंगे, और एमबीए, इंजीनियर, सीए, ये सारा काम कर रहे हैं। तो ये सारी बातें मैं कोरोना काल के पहले की कर रहा हूं। तो ये केवल झूठ झूठ झूठ, और आज भी केवल इनके नारे चलते हैं, जुमले चलते हैं। मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, जन आशीर्वाद, जन दर्शन, केवल नारे, नौटंकी और जुमलेबाजी के अलावा इनके पास कुछ नहीं होता है। चलिए जॉय साहब। दिनेश जी, सबसे पहले मैं पूछना चाहता हूँ, मुझे भी डेटा नहीं मिल रही है, फिर मैं पूछ रहा हूँ कि 2014 में, 2013 में, 2012 में गैस, घरेलू गैस की कीमत क्या थी? अभी जितना है उससे ज्यादा थी ना कम थी? ये 2014 में मोदी गवर्नमेंट था जो उन्होंने पूरी हाफ कर दिया था घरेलू गैस के प्राइस। शायद आपको पता होगा 2013 में 1000 रुपया था, 2014 में 1200 रुपये थी, 1240 रुपये के आसपास की गैस की कीमत थी। उस समय कहाँ गया था आपका ये? उस समय आपने क्या किया था आम जनता के लिए? आज इतनी दिन से आपकी कांग्रेस की शासन रही है, कांग्रेस ने क्या किया है? युवाओं पे नई कल कारखाने लगाने से लेकर के युवाओं के क्या किया है? क्या शिक्षा नीति रही है? आज 7 साल में मोदी गवर्नमेंट ने जो किया है वो एक मील की पत्थर है। आप उसे फॉलो करना पड़ेगा आप लोगों को। आज बताइए, आप बताओ, हमारी नेता राहुल गांधी, आपके ही नेता राहुल गांधी थे जो सदन में मनमोहन सिंह के मुंह पे पेपर फाड़ के फेंके थे। आप भूल जा सकते हो, लेकिन आम जनता जो है वो नहीं भूली है। आपके पार्टी को, आपके सरकार पे भरोसा नहीं था, आम जनता को क्या भरोसा होगा? आप बताइए ना। आपकी सरकार पे भरोसा नहीं था, आपकी पार्टी के नेता को राहुल गांधी ने मनमोहन सिंह के मुंह पे पेपर फाड़ के मारा था। आप याद करिए वो दिन। आप दूसरे पे दोष मरते हो। आप धन्यवाद दीजिए पीएम मोदी को कि कोरोना काल में इतनी दिक्कत होने के बावजूद भी हर किसी को वैक्सीन मुहैया कराए रहे हैं इतनी जल्दी। जबकि एक आप देख लो कि पोलियो की जो वैक्सीन है वो देश में पूरा अभी तक नहीं से छुपाया है, लेकिन कोरोना की वैक्सीन है देश में सबको मिल रहा है। आप सराहना करिए, कम से कम अपने दिल में हाथ रख के बोलिए कि हाँ, मोदी गवर्नमेंट ने कुछ किया है युवाओं के लिए, मोदी गवर्नमेंट ने भारत के लिए कुछ किया है। आप बात में परेशान क्या परेशान करते हो तेजी से? तो आप आज बताओ ना, जितने भी काले धंधे, जितने भी दुर्नीति थे, जितने भी है, सब कांग्रेस के टाइम में हुई है। आज बीजेपी के टाइम में एक बताइए कि हाँ ये करप्शन हुई है, एक करप्शन का नाम बताइए। सब जितनी भी करप्शन है सब आपके टाइम में हुए है। सबसे ज्यादा शासन जो है देश में कांग्रेस के टाइम में देखा है। सबसे ज्यादा कांग्रेस ने शासन किया देश पे, और सबसे ज्यादा करप्शन जो है कांग्रेस के टाइम में था। 1000 रुपया, 800 रुपया, 900 रुपया, 1200 रुपया तक गैस की कीमतें आपके टाइम में गया हुआ था। अभी नहीं, अभी फिर भी 900 साढ़े 900 रुपया गैस चल रही है। जब लॉकडाउन चल रही थी उस समय 550 रुपया का गैस मिल रहा था। आपको ये सोचना पड़ेगा, आप क्या करते हो? आपने पहले खुद के गिरेबान में झांकिए, आप खुद गिरेबान में झांकिए कि यहाँ क्या है। आज इसी तरह आप जनता के बीच में नहीं हो, जनता के हित की बात नहीं करते हो,
इसलिए हर एक राज्य से आप सिमटते जा रहे हो और एक टाइम ऐसी आएगी कि देश से कांग्रेस पार्टी शेष हो जाएगी। यदि आप अपनी नीति नहीं चेंज किए, आप जनता के बारे में सोचना नहीं चालू किए, जनता के बीच में जाइए और बताइए कि हाँ मोदी गवर्नमेंट ने ये काम किया है और आप लोग जनता को समझाइए। और मैं तो बोलूंगा स्किल इंडिया के तहत जो भी बेरोजगार हैं उसे समझाइए कैसे अपने आप को स्किल्ड कर सके। जो छोटे छोटे व्यवसायी लोग हैं उनको बोलिए कि प्रधानमंत्री मुद्रा लोन से कैसे अपने आप को बिना गारंटी से लोन लेकर के कैसे अपने आप को समृद्ध कर सकें, अपना बिजनेस को बढ़ा सकें। आप इसमें आइए ना। आप हमेशा हर कोई न कोई बात लेके खामियां निकालने में रहते हैं। हर जगह विपक्षी पार्टियों को मीटिंग में बुला लेते हैं। आज क्या है ना, एक कुर्सी के लड़ाई के लिए एक कुर्सी है और एक चटाई। एक चटाई पे आप लोग 14-15 विपक्षी पार्टियां बैठ जाते हो और उस कुर्सी पे कौन बैठेगा खाली इसके लिए आप लोग हिसाब करते हो कि हाँ कांग्रेस बैठेगी, न तृणमूल बैठेगी, न लेफ्ट बैठेगी, न कोई बैठेगी। आप अपनी नीति पर निर्धारण करिए। कभी तो किसी राज्य में लेफ्ट के संग में आपकी कुर्सी होती है तो सेंट्रल में लेफ्ट के साथ आपकी दोस्ती होती है। जनता सब समझती है। जनता 21वीं सदी में जा रही है। जनता इतनी बेवकूफ नहीं है। जनता को और बेवकूफ न बनाए आप लोग। चलिए पांडे जी। जी मैं बताता हूं। ये खुद कहते हैं कि 80 करोड़ गरीबों को हम अनाज बांट रहे हैं और 23 करोड़ इन्होंने मध्यम वर्गीय और गरीब बना दिए। मतलब 103 करोड़ 130 करोड़ में से 103 करोड़ लोग इन्होंने गरीब बना दिए। ग्वालियर जैसे शहर में पर डे 2 आत्महत्या हो रही है आर्थिक तंगी के कारण। हजारों आत्महत्याएं पूरे देश के अंदर आर्थिक तंगी के कारण हो रही है। और ये लोग क्या है, मूर्ख हैं, पढ़े लिखे नहीं है, इन्हें पता नहीं है राहुल गांधी ने क्या कागज फाड़ा था। ये कागज फाड़ने की बात करते हैं, कभी ये नहीं बताते उस कागज पर क्या लिखा था। उस कागज पर यह लिखा था कि मेरे रहते हुए कोई अपराधी चुनाव नहीं लड़ सकता। राहुल गांधी जी अपराधियों के, गुंडों के, बदमाशों के कितने विरोध में थे। उन्होंने कहा जब तक राहुल गांधी जिंदा है देश में कोई अपराधी चुनाव नहीं लड़ेगा। ये राहुल गांधी ने कहा था। और फिर ये अपनी बातों से क्यों मुकर रहे हैं भाई। 2 करोड़ रोजगार, बुलेट ट्रेन, अच्छे दिन कहां गए। गुजरात मॉडल पे क्यों नहीं बात करते। गुजरात मॉडल के नाम पर आप पूरा डांस करते थे पूरे देश में। आज गुजरात मॉडल पर कोई चर्चा क्यों नहीं होती है। और ये कह रहे हैं जनता हरा रही है, जिता रही है, जनता इनमें जूते मारने के लिए खड़ी हुई है। ये खड़े तो हो जाए चौराहे पर। ये बोलते हैं ना मैं चौराहे पर खड़े हो जाऊं तो मुझे जूते मारना। ये बगैर जेट सिक्योरिटी के चौराहे पर खड़े हो जाएं, जूते नहीं मारे तब बताना। ये कितनी जेट सिक्योरिटी। क्या कहते थे कि हम वीआईपी कल्चर खत्म करेंगे। अब जो भी एरा गहरा नत्थू कह रहा है इनकी पार्टी ज्वाइन करता है उसको जेट सिक्योरिटी दे देते हैं। बाबुल सुप्रियो को जेट सिक्योरिटी दी, टीएमसी उसने जेट ज्वाइन कर ली तो जेट सिक्योरिटी हटा दी। सिंधिया ने बीजेपी ज्वाइन की तो सिंधिया को जेट सिक्योरिटी दे दी। कोई भी छोटा मोटा बड़ा आदमी जा उसको वीआईपी कल्चर दे रहे हैं, जेट सिक्योरिटी की शिक्षा दे रहे हैं, पूरे देश का पैसा बर्बाद कर रहे हैं। आज देश के जितने भी छोटे मोटे व्यापारी हैं सबको खत्म करके पूरा पैसा केवल अंबानी और अडानी 2 पर जा रहा है। जो व्यापारी ऐसा माना जाता था कि भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करते हैं, आज आप उन्हीं व्यापारियों की पीठ पर छुरा घोंप रहे हैं। सारे व्यापारी खत्म करके पूरे देश का पैसा 2 लोगों की जेब में डाला जा रहा है। पूरा देश में 4 लोग सरकार चला रहे हैं, 2 इनके वो हो गए और 2 अंबानी और अडानी हो गए। इन्होंने तो 2 लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को ही खत्म कर दिया है। 2 लोगों ने पूरी भारतीय जनता पार्टी को गुलाम बना दिया है। किसी की हिम्मत नहीं है कि उन 2 लोगों के सामने चूचो पड़ कर दें। अरे गहरे नत्थू खैरे वो किसी को सीएम बना देते हैं, पहली बार के विधायक को सीएम बना देते हैं और 8वां बार का विधायक चुपचाप बैठा रहता है। बीजेपी के हाल में छोड़ दो। बीजेपी के सोचने के लिए बीजेपी के बहुत सारे नेता हैं। आप झूठे मारने के लिए तैयार खड़े राहुल गांधी कांग्रेस को नहीं डूबे। आप कांग्रेस को संभालो, बीजेपी संभालने के लिए बहुत सारे नेता हैं हमारे पास। अपने किसी भी नेता को मैं सबसे बात बोलता हूँ, आप कितनी देर झूठ बोलते हो। बाबुल सुप्रियो ने जिस दिन मंत्री को छोड़ा था, तुम खड़े तो बाबुल सुप्रियो ने जिस दिन मंत्री को रिजाइन किया था उसी दिन उन्होंने अपनी सिक्योरिटी छोड़ी थी। आप कैसे कह सकते हो कि मैं तृणमूल में ज्वाइन करो तो सिक्योरिटी ले लिया तुमने। पहले मीडिया में झूठ बोलना बंद करिए। मीडिया में झूठ बोलना बंद करिए। आप बाबुल सुप्रियो की कल चीजें पेश थी, बाबुल सुप्रियो की कल चीजें पेश हुई। देश में बाबुल सुप्रियो ने खुद कबूल किया है कि मैं मंत्री छोड़ा हूँ और अपनी फुल सिक्योरिटी को मैंने खुद छोड़ा है। गवर्नमेंट ने रिटर्न नहीं लिया है। आप देश को गुमराह कर रहे हो। आप मीडिया के सामने देश को गुमराह कर रहे हो। आप देश को गुमराह मत करिए। इतनी सरासर झूठ मत बोलिए। आप मीडिया का झूठ मत बोलिए। मीडिया के सामने झूठ मत बोलिए। आप पहले का पोस्ट करिए। आप बाबुल सुप्रियो का पोस्ट करिए पहले। आप बाबुल सुप्रियो का पेज देखिए कि बाबुल सुप्रियो ने खुद बोला है
आप झूठ मत बोलिए। जैसे आपके नेता राहुल गांधी हर बात में झूठ बोलता है, कहीं पे जनेऊ दिखाते हैं तो कहीं पे कुछ दिखाते हैं, उसी तरह आप लोग मीडिया में आते हैं, कोई मुद्दा नहीं होता है तो खाली मीडिया में झूठ बोलने का काम करते हैं आप लोग। आप क्या पाकिस्तान से लेकर आए थे? गैस हमने दी, गैस कांग्रेस ने मुझे दी, एक चीज बोलो ना, 2013-14 में गैस की कीमतें कितनी थी? 2013-14 में गैस की कीमतें कितनी थी? आपने क्या किया है? आप बोलते हो कि कोई आपराधिक चुनाव में है, राहुल गांधी कह रहे हैं कोई आपराधिक चुनाव में है। आप लाख बार इलेक्शन में बोलिए, आपने तो निकालिए कैंडिडेट लिस्ट, आप लाख इलेक्शन की कैंडिडेट लिस्ट निकालिए और देखिए कितनी सारी आपके दादी चूल्हे पर रोटियां आप नहीं आती आप आपको? राष्ट्रीय जनता दल से चुनाव समझौता करते हो और बोलते हो कि कोई अपराधी चुनाव में है। जो अपराधी भरे पड़े हैं दूसरे पार्टी में उससे समझौता करते, चुनावी समझौता, और आप बोलते हो इससे कोई अरे पाकिस्तान के अपराधी। शर्म नहीं आती है? पीडीपी अरे सरकार सरासर झूठ बोलना बंद करिए, कोई पार्टी के पैर पड़ते हो, शर्म नहीं आती है? मीडिया में कम से मीडिया के लिए जाता है, उसके पैर पड़ते हो, शर्म नहीं आती है? हर जनता, भारत की 100 करोड़ जनता आपसे देख रही है, कम से इतनी बड़ी झूठ मत बोलिए, शर्म नहीं आती है? इतनी बड़ी झूठ मत बोलिए। ये आपको मुद्दा नहीं है, पढ़ लिख के आएंगे बट गवर्नमेंट पे अंगुली उठाने के लिए कुछ भी अनाव शनाव की मुद्दा मत बोला करिए, अनाव शनाव झूठ मत बोला करिए। देश को बर्बाद कर दिया फर्जी लोगों ने, नौटंकी लोगों ने, फर्जी लोग, नौटंकी लोग, पाखंडी लोग, शिखंडी लोग पहुंच अरे गए। पहले आप कांग्रेस को तो आवाज कर दो सर, रोज अरे सर आप कांग्रेस को तो आवाज कर दो, देश की बात में बात नहीं सोचना, पहले अपनी पार्टी को आवाज करो, पार्टी को लाइक खड़े करो कि सामने लोकसभा इलेक्शन में पार्टी आपकी चुनाव लड़ पाए। आपकी हाल ये हो रही है कि क्षेत्रीय पार्टी, आप अपने आप को बोलते हो कि ऑल इंडिया कांग्रेस, अरे जनता की बात पार्टी कर जो रहे है हो, तुम भी परेशान हो। अभी आप जब यहाँ से टीवी से हटोगे आपको लगेगा कि मैं सही बोल रहा हूँ। आप खुद पीड़ित हो इन दोनों सामने के से। लोकसभा में आपकी पार्टी इलेक्शन पूरी में भारतीय जनता पार्टी परेशान है। दिखाइए, इन दो लोगों अपनी से, पार्टी को ये दिखाइए, अपनी पार्टी सम्मिलित करिए, लोगों की तानाशाही के बीजेपी को छोड़ कारण दीजिए, पूरी भारतीय सरकार जनता सही पार्टी चल रही है। परेशान है। आप भी परेशान हो। आप जब टीवी से हटोगे तो कहोगे मैं सही बोल रहा था। मैं तो बोलता हूँ मुझे आप खाली ये बता दीजिए 2011, 12, 13, 14 ये 4 साल में गैस की काम कितनी थी, मुझे इतना खाली बता दीजिए। बिल आपको देना पड़ता है तो कष्ट आपको भी होता है। जो हम बात उठा रहे हैं उसमें फायदा आपका भी होगा। राम पांडे जी, मैं आपकी हर बात मानूंगा, तभी मानूंगा सस्ती जब होगी 2011, 2012, 2013, 2014 भारतीय जनता पार्टी का 4 साल 5 साल में गैस की कीमत कितनी कीमती थी ये मुझे बता दीजिए। पांडे जी, मुझे नहीं पता हो तो मैं बता देता हूँ पांडे जी, आपको। मैंने आपसे जो सवाल पूछा था मुझे उस सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिला। ये बोलने गवर्नमेंट का ये लगातार तो बोल रहे हैं, कहाँ से मैं सवाल ही नहीं सुन पा रहा हूँ। क्या है? मैंने सवाल आपसे पूछा था कि जिस तरह की रणनीति अब बन रही है विपक्षी दलों की एक साथ मिलकर, इससे कांग्रेस को कितनी मजबूती मिलेगी, विपक्षी एकता को कितनी मजबूती मिलेगी? बात विपक्षी एकता और कांग्रेस से ज्यादा है जनता के दुख दर्द की। इसमें विपक्ष हो, सत्ता हो, कोई भी हो, महंगाई से सब मर रहे हैं, बेरोजगारी से सब मर रहे हैं, सब परेशान है, नौकरियां चली गई, धंधे चले गए। तो विपक्षी एकता नहीं, ये तो भारतीय जनता पार्टी को भी इसमें साथ देना चाहिए कि हाँ महंगाई बढ़ रही है, ये मोदी और शाह को हटाना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को भी साथ देना चाहिए। सारी पार्टियां, सारी जनता त्रस्त है, सब त्रस्त है, कौन परेशान नहीं है? ये केवल 4 लोगों ने देश को बर्बाद करके रख दिया है। भारतीय जनता पार्टी के खुद के लोग पीड़ित है। क्या महंगाई का असर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पे नहीं हो रहा होगा? क्या क्या बेरोजगारी का असर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पे नहीं हो रहा होगा? क्या तो हर पार्टी का घर में महंगाई कम हो, ये हर पार्टी प्रयास कर रही है, जनता को रोजगार मिलेगी, हर पार्टी प्रयास कर रही है, योग्यता और अनुभव के हिसाब से कार मिलेगी, हर पार्टी तैयार कर रही है। हर कार्यकर्ता, अब इंजीनियर पकौड़ा तलेगा, ये अच्छा लगेगा? आदमी डॉक्टर बन के पंचर की दुकान खोलेगा तो उसकी योग्यता और अनुभव का क्या होगा? आप बताइए, पिछले 7 साल में 450 इंजीनियरिंग कॉलेज उन्होंने बंद कर दिए। कहां जा रहा है शिक्षा का स्तर? आपने कोरोना काल में देखा, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री कहां जाते हैं रैली करने के लिए, और दिल्ली आके नौटंकी करते हैं, मास्क लगाओ, सोशल डिस्टेंसिंग पालन करो। ऐसा कहीं देश का मुखिया होता है? एक तरफ रैली कर रहा है और दूसरी तरफ कह रहा है कि भैया मास्क लगाओ। इतने नौटंकी बात कहीं दिखेंगे? शिवराज सिंह क्या करते थे? दमोह में रैली निकली जाते थे और फिर भोपाल में आके कहते थे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो, मास्क लगाओ। इतने बड़े नौटंकी बात दुनिया में कहीं नहीं होंगे। इनकी नौटंकी आसाम इलेक्शन में राहुल गांधी ने रैली मुंह चलाते रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। लेकिन जिस तरह से अब जो विपक्षी एकता है वो
किस तरह से मजबूत होगी और किस तरह से जो तमाम आरोप हैं और जो मुद्दे हैं उनको लेकर कितनी मुखर होगी, ये भी एक देखने का विषय होगा। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए